Hello students, welcome to Pratham Biology classes. How are you all? Very good afternoon. कैसे हैं आप लोग? Hope doing well. व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए. ओके, सो हम लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. ओके, सो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे. फाइन. तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था. तो इससे पहले हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो मेन जो काम है क्या है, वो है रेस्पिरेशन का. फाइन. रेस्पिरेशन को अगर आप समझे तो दो तरीके से कहा गया है कि एक तो ब्रीदिंग का पोर्शन है जो कि अलग है, जिसमें कि सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर आता है. दूसरा रेस्पिरेशन में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन आता है, जिसमें कि फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और उससे एनर्जी मिलता है जो कि बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज होता है. ठीक है. इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने देखा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं. फाइन. जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में इस काम के लिए एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप है. राइट. तो इस तरह की चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी. ठीक है. तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये जो आपका डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसमें क्या बताया गया है. तो पहले जरा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं. सो देखो, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एल्वियोलाई. ठीक है. इस वर्ड को मार्क कर लेना कि लंग्स के अंदर लंग्स के अंदर जो पैसेज है हमारा, ठीक है, वो स्मॉल बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है. ठीक है. और फाइनली टर्मिनेट, जहां पे वो टर्मिनेट होता है, जहां पे वो खत्म होता है, वहां पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई. ठीक है. ये आप डायग्राम में ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ठीक है. बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं? एल्वियोलाई कह रहे हैं. हमारे लंग्स में अगर इनकी नंबर्स की बात करें तो ईच लंग्स में 300 टू 350 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं. द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. इस लाइन को नोट कर लेना कि जो एल्वियोलाई है, ठीक है, जो एल्वियोलाई है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम करता है. मतलब यही वो जगह है जहां पे फाइनली आपका गैसियस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में. द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है. अब ये जो एल्वियोलाई का वॉल्स है, यहाँ पे आपका कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. ये अगर आप एल्वियोलाई का सरफेस मान लें तो इस पोर्शन पे आपको ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का सप्लाई सबसे ज्यादा होता है. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift out our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes large as a result. ठीक है. अब देखो, यहाँ इससे आगे समझने के लिए आपको कुछ इसके पीछे का कहानी समझना होगा. ठीक है. जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ. अब ध्यान से समझना. देखो, अब अगर आप सबसे पहले इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपका आता है नेजल पैसेज. राइट. सबसे पहले क्या आता है? नेजल पैसेज. ठीक है. ये आपका नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से ठीक अंदर की तरफ. ठीक है. ये देखो, ये गया आपका नेजल पैसेज. राइट. अब नेजल पैसेज के बाद क्या आता है? फेरिंग्स. ठीक है. तो फेरिंग्स क्या है? तो फेरिंग्स याद रखना, फेरिंग्स इज नॉट ए स्ट्रक्चर. फेरिंग्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अ स्पेस. ठीक है. एक स्पेस है अंदर में. ठीक है. यहाँ पे इस पोर्शन में एक स्पेस है जिसे हम क्या कह रहे हैं? फेरिंग्स कह रहे हैं. फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स. ठीक है. फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, जिसे आप वॉइस बॉक्स कहते हैं. और फिर उसके नीचे स्टार्ट होता है आपका ट्रैकिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्रैकिया. और इस ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है,
ठीक है। इस ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, याद रखना, उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस। और इसी ओपनिंग के ठीक ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। इसी ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप, एक ढक्कन के जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ईपीग्लॉटिस, जिसे क्या कहते हैं, ईपीग्लॉटिस। तो देखो इस एपिग्लॉटिस का काम क्या है, इस एपिग्लॉटिस का काम है कि ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ फूड, ठीक है, ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ फूड, ये जो एपिग्लॉटिस है, इस ये जो एयर का जो ये ओपनिंग है, ये जो ग्लॉटिस है, इसको ये कवर कर लेता है सो दैट कि फूड का कोई भी पार्टिकल गलती से भी इसमें ना जा पाए, ठीक है। तो ये है आपका एपिग्लॉटिस का काम। उसके नीचे ट्रैकिया स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है आपका, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, सी शेप के होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका काम क्या है कि ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसे ये स्ट्रेट रखने में, ठीक है, फर्म रखने में मदद करते हैं, राइट। अब ट्रैकिया यहाँ आने, नीचे आने के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है दो पार्ट में, जिसे आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ये देखो, जिसे आप क्या कह रहे हो, ब्रोंकाई कह रहे हो। ये जो दो पार्ट में टर्मिनेट हुआ इसे आप ब्रोंकाई कह रहे हो। ये ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंकियोल्स में ब्रेकअप होता है, ठीक है। ये जो ब्रोंकाई है ये आगे चल के ब्रोंकियोल्स में ब्रेकअप होता है, और ये ब्रोंकियोल्स फाइनली यहाँ पे क्या बनते हैं, आपके ब्रोंकियोल्स जहाँ खत्म होते हैं वहां पे क्या होते हैं, एल्वियोलर सैक, ठीक है। ये देखो ये बताया है एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों साइड में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर लंग्स, ये क्या है, लंग्स हैं, ठीक। दिस इज लेफ्ट लंग्स, दिस इज लेफ्ट लंग, और दिस इज राइट लंग, ठीक। ये राइट का लंग है और ये लेफ्ट का लंग है। अच्छा, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है ये थोड़ा कंपेरेटिवली स्मॉलर होता है राइट लंग से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट लंग्स में ही, लेफ्ट लंग के पास ही एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पे कि हमारा हार्ट फिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो लेफ्ट लंग्स है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक। अब अगर हम पोजीशन की बात करें कि हमारा जो ये लंग्स है इसका पोजीशन क्या है, ठीक, इसे आप समझें। देखो ये अगर हमारा बॉडी है, ठीक, ये मान लेते हैं हमारा बॉडी है, ठीक। तो हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या, एब्डोमेन, इसे हम कहते हैं एब्डोमेन, ABDOMEN, ठीक है, इसे हम कहते हैं एब्डोमेन। और ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये हो गया हैंड, ठीक है। ऊपर वाला जो ये पोर्शन है इसे हम कहते हैं चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी, नाम याद रखना, इसे हम कहते हैं चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी। इसी कैविटी के अंदर, ठीक है, इसी कैविटी के अंदर हमारा लंग्स फिट होता है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़े हैं कि जो लंग्स होता है वो एक बहुत ही सॉफ्ट, एक बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से क्या पाए जाते हैं, रिब्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिब्स पाए जाते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ आपको मिलेगा, ये क्या है, ये देखो ये क्या है, दीज आर रिब्स। अगर आप टच करके भी देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको हड्डी जैसा मिल रहा होगा वो क्या है, आपके रिब्स है। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को। तो अपर कैविटी इज थोरैसिक कैविटी और लोअर कैविटी इज एब्डोमिनल कैविटी। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों कैविटी के बीच में जो बाउंड्री है, ठीक है, इन दोनों कैविटी के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है। इस डायग्राम में देखो तो ये आपका डायाफ्राम है, ठीक है, ये क्या है आपका डायाफ्राम। तो डायाफ्राम डिवाइड करता है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। डायफ्राम डोम शेप का होता है। डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप का। ये जो शेप आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड डोम शेप, ठीक है। अब आगे की कहानी ये है कि जो एयर हम लेते हैं, ठीक है, वो आखिर अंदर जाता कैसे है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं।
तो देखो, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो ये है आपका पहला पॉइंट कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें तो जैसे ही आप सांस को भरेंगे तो आपका जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, और जो आपका डायफ्राम है वो डोम शेप से कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट, और जो आपका चेस्ट कैविटी है, जो आपका चेस्ट कैविटी है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर आप इमेजिन करें कि जब आप सांस लेंगे तो क्या होगा, ये जो रिब्स है, ठीक है, जो आपके रिब्स है ये आगे की तरफ बढ़ेंगे या ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप एक बार सांस लो, देखो ये रिब्स ऊपर की तरफ बढ़ गया, ठीक है, तो जब ये रिब्स ऊपर की तरफ बढ़ गया तो अंदर का जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चेस्ट कैविटी का जो आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जैसे ही आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अंदर का जो प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाहर जो एयर का प्रेशर है और जो अंदर का एयर प्रेशर है उसमें डिफरेंस होने के कारण जो एयर है वो आपके लंग्स तक पहुंचेगा, राइट। आगे देखो, because of this air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जब आप सांस ले रहे हो तो आपके रिब्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं स्लाइटली, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है वो थोड़ा बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अंदर जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है और बाहर जो एयर का प्रेशर है वो तो ज्यादा है, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण जो एयर है आपका वो अंदर की तरफ जाता है और आपके लंग्स फिल हो जाते हैं एयर से, लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli। अच्छा, उसी सेम टाइम पे क्या होगा कि आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, तो मोस्ट ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व फॉर्म में रिलीज होता है, राइट। तो वो ब्लड के थ्रू होते हुए फाइनली कहाँ पहुंचेगा, फाइनली आपका पहुंचेगा एल्वियोलाई के पास, ठीक है, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। अब जैसे ही वो एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, राइट, है ना, और ऑक्सीजन यहाँ से आपके ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा, ठीक है। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। देखो यहाँ पे ये जो टर्म आप देख रहे हो रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इसे आप नोट डाउन कर लो कि रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, ठीक है, तो एक ब्रीदिंग साइकिल में जबकि आप सांस को ले रहे हो और सांस को छोड़ रहे हो, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिड्यूअल वॉल्यूम, मतलब कि हमारे जब हम सांस लेते हैं उससे पहले ही हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऐसा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ, ठीक है, तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, ताकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में, ब्लड में एब्जॉर्ब होने में उसको समय मिल सके एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होना है उसे होने में जो समय लगना है उसे समय मिल सके, राइट। When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it। तो आप जानते हो कि जो ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होगा
ठीक है, तो उसका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये देखो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहने का मतलब क्या, हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहने का मतलब क्या, हमारी बॉडी की अगर बात करें तो हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। जिसे कि हम HB से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, HB से, राइट। ये है आपका हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब इसका काम क्या है कि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो इससे बाइंड हो जाता है, राइट, वो इससे बाइंड हो जाता है और फिर ये तो ब्लड में है ही। अब ये ब्लड के साथ ये फ्लो होता है और जहां कहीं पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है पूरे बॉडी में। So respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has very high affinity to ऑक्सीजन। तो ये बात याद रखना कि हीमोग्लोबिन का एफिनिटी सबसे ज्यादा किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है, ठीक है। एफिनिटी मतलब लगाव, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका सबसे ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन से होता है ताकि वो इससे बाइंड कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये पिगमेंट कहाँ होता है, आरबीसी पे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन is and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली डिजॉल्व फॉर्म में ही रिलीज होता है। तो जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो इसे हम कहते हैं, जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है O2 के साथ, तब हम इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये नाम याद रखना, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। तो बच्चों ये है आपका फाइनली मैकेनिज्म कि जब हम सांस लेते हैं तो होता क्या है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक बार सम अप करके बताता हूँ। जब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो सांस ले रहे हैं तो हमारे रिब्स क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा लिफ्ट हो रहे हैं, राइट। अब ये लिफ्ट होने में और भी जो मसल्स हैं, ठीक है, इस रीजन के, वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपने सांस लिया, रिब्स लिफ्ट अप हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, चेस्ट कैविटी का, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर, अंदर का एयर का जो प्रेशर वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर जो एयर प्रेजेंट है उससे प्रेशर में डिफरेंस हुआ और जहां प्रेशर का डिफरेंस हुआ आपका जो एयर है वो लंग्स के अंदर पहुंच जाता है और पूरे एल्वियोलाई को फिल कर देता है। फाइन। अच्छा, जब एल्वियोलाई के पास पहुंच गया तो वहां क्या होता है, एल्वियोलाई के पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। जो CO2 आपके बॉडी से आ रहा है वहां पे एक्सचेंज होता है और जो ऑक्सीजन यहां से जा रहा है वो भी उस पॉइंट पे एक्सचेंज होता है और फाइनली ऑक्सीजन ब्लड में जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने के बाद उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू आउट द बॉडी जहां जहां ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, जिस भी सेल को जरूरत है वहां पे उसे वो पहुंचा देता है। सो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये हम कर लेते हैं। डू यू नो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ? फाइन। Lung cancer is one of the common cause of deaths in the world. The upper part of the respiratory tract is provided with small hair-like structures called cilia. ये बात याद रखना, ठीक है, कि cilia कहाँ पाया जा रहा है, तो upper part of the respiratory tract, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा पक्का एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं कि सीलिया हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो दो जगह पाया जाता है, एक तो आपका ये है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा मैं आपको आगे बताऊंगा। दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये जर्म्स, डस्ट और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। Smoking destroy these hair, due to which germs, dust, smoke and other harmful chemicals enter lungs and cause infection, cough and even lung cancer। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनमें ये सीलिया खत्म हो जाता है जिसके कारण ये जर्म्स का, डस्ट का, स्मोक का, ठीक है, और जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका इन्फेक्शन होता है और आगे चल के वो कैंसर में बदल जाता है। सो स्टूडेंट्स, this was the
रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा अब अगर आगे हम देखें थोड़ा इस क्वेश्चन की बात करें, देखो इफ द एल्वियोलर सरफेस वेर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। ये आपके जनरल नॉलेज की बात है, इसे आप याद रखेंगे कि एल्वियोलर सरफेस को अगर हम इंक्रीज करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जितने भी एल्वियोलर सरफेस है उसको अगर आप सिंपल अगर प्लेन करके अगर मेजर करेंगे तो इट विल कम अराउंड 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? Consider how efficient exchange of gases becomes because of the large surface available for the exchange to take place. If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years of a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. Aren't you glad that we have hemoglobin? So hemoglobin का काम बहुत important है। ठीक है, अगेन अब देखिए एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। फाइन, हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब चूंकि यहाँ पे पिगमेंट वर्ड यूज हो रहा है तो पिगमेंट कहने का मतलब कि ये कोई ना कोई कलर देगा। तो हमारे बॉडी हमारे ब्लड का जो कलर है रेड, वो रेड क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ही है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। फाइन, अच्छा ये क्वेश्चंस को अगर जरा देखें, What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? तो आप पढ़ चुके हैं कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चूंकि वाटर में ही रहते हैं, उनके लिए वाटर ही एक सोर्स है और वो रेस्पिरेशन के लिए वाटर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट डिजॉल्व है उसे ही यूज कर सकते हैं। कंपैरेटिवली टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म they have a better organ system developed for respiration। ठीक है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट भी ज़्यादा है। फाइन, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि तो एडवांटेज आपको मालूम है, आप लिख सकते हैं What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism? ठीक है, तो different ways of glucose oxidized to provide energy in various organism। तो इसका आंसर ग्लूकोज किस किस वेज में ब्रेक डाउन होता है वो आपको बताना है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग्स में? सो ये मैंने आपको अभी बताया है, आप इसे लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे दिखाइए लिख के, मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसमें वो सही है या उसमें और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिस जगह हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में लंग्स का क्या कैसे रोल है वो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, इसके नंबर्स 300 to 350 मिलियंस होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताया गया कि उसको अगर आप पूरा अगर उसका सरफेस एरिया अगर बड़ा कर दें और उससे मेजर करें तो इट विल कम अराउंड 80 मीटर स्क्वायर। तो इन सब चीज़ों को बना के क्वेश्चन लिखना है। फाइन, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। फाइन, क्वेश्चन लिखिए, दिखाइए, कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पुट अप करें। फाइन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।